चलिए जी, गुड इवनिंग। वेलकम वेलकम विद अ न्यू चैप्टर कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, पिछला छोटा सा हमारा चैप्टर था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हमने देखा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी और कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट था। ये कॉमन साइज है, कॉमन साइज में भी कॉमन साइज बैलेंस शीट है, कॉमन साइज पी एंड एल अकाउंट है। अब जल्दी से मीनिंग देखते हैं, कॉमन साइज का मतलब क्या होता है। इधर देखना एक बार स्क्रीन पे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखवाओ जल्दी से मेरे को थोड़ा सा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला, चलो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, पहला शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल। नहीं नहीं, शेयर होल्डर फंड तो एक मेजर हेड हो गया ना, और कोई मेजर हेड बोलना, सेकंड मेजर हेड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा मेजर हेड। कशिश आप लोगों ने बोलना है, थर्ड मेजर हेड। और चौथा मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता था, एसेट्स नहीं आता था, पहले इसका टोटल आता था, अगर आपको याद हो तो। मैं ऐसे मानता हूं, शेयर होल्डर फंड है 100 रुपये, शेयर कैपिटल है 200 रुपये, नॉन करंट लाइबिलिटी है 350 और करंट लाइबिलिटी है जी 450। टोटल बताना कितना बनेगा टोटल, पक्का? ठीक है, 1100। ठीक है, कंपैरेटिव चैप्टर तो हमारा हो गया ना। ठीक है, पिछले साल को माइनस करके फिर परसेंटेज निकाल देते थे। कॉमन साइज में ना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, जैसे समझ लो ये 2011 है, तो 2011 के ये हमने रुपीज लिख दिए ना कशिश, 2011 के मैंने रुपीज लिख दिए, इसकी परसेंटेज ना साथ साथ ही लिखते हैं ऐसे। और ऐसे ही 2012 का दिया होगा, फिर उसका ही 2012 का अलग लिख के उसके रुपीज लिख दिए, उसकी परसेंटेज लिख दी। मतलब पिछले वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, 2011 2012 चेंजेस इन रुपीज चेंजेस इन परसेंटेज, देखा जाए तो था तो वही। यहाँ पे भी पी एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही का वही है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टली फर्क है। पहले 2011 के रुपीज और परसेंटेज लिख देने हैं, फिर 2012 का रुपीज और परसेंटेज। इस चैप्टर में चेंजेस वाला लिखना ही नहीं है। कॉमन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है मेरे पास 1100, इसको मैं कह सकता हूं ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड है ना, ये सारी लाइबिलिटीज ही तो लिखी है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1100। उसमें से शेयर होल्डर फंड कितने हैं 100 रुपए। तो एक दुकानदार, एक मालिक, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स वाले या बाहर की जनता ये जानना चाहती है कि पूरी लाइबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड की लाइबिलिटी कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, 100 डिवाइडेड बाई 1100 गुना 100, परसेंटेज निकाल देनी है। मतलब हर आइटम का एक कॉमन मान के, कॉमन किसको मानेंगे, टोटल लाइबिलिटी को, टोटल लाइबिलिटी को कॉमन मान के हर आइटम की परसेंटेज निकाल दो, इसको बोल दिया जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। चैप्टर खत्म, बस यही है, खत्म, इतना सा ही है ये चैप्टर। तो याद रखना, कंपैरेटिव और कॉमन मैं हमेशा बोलता हूं ना, 3-3 दिन का चैप्टर है, 3 दिन में से आप ये लगा लो, एक एक दिन का तो फॉर्मेट ही होता है, एक दिन का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक दिन पी एंड एल का फॉर्मेट, बाकी तो परसेंटेज या प्रैक्टिस करनी होती है। चैप्टर इतना सही है। अब इसमें देखो कितनी परसेंटेज निकलेगी पहले की, 100 डिवाइडेड बाई 1100 गुना 100, यार करो जल्दी से। पहले की परसेंटेज 100 डिवाइडेड बाई 1100, 100 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 100। पागल है यार राहुल, 100 जो है वो 1100 का 110% होएगा, कहां से मैथ सीखता है, 9 पॉइंट समथिंग। चलो 9.09 लिख देता हूं जो मेरे को बोला गया। चलो अब कैलकुलेशन को छोड़ो, अब मेरी बात पे ध्यान दो। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है, देखो मेरे को ये तो पता लग गया बैलेंस शीट का टोटल है 1100 रुपए, जिसमें से शेयर होल्डर फंड है 100 रुपए की। ऐसे समझो ये अमाउंट चल रही है इन रुपीज, 1100 करोड़ की टोटल लाइबिलिटी है, जिसमें शेयर होल्डर फंड है 100 करोड़ का। लेकिन मेरे को ना रुपीज से पता नहीं चलता कि यार रुपीज है तो ओवरऑल परसेंटेज कितने हैं, ये नहीं पता चलता, तो इसलिए ये कहते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से बताओ। तो देखा जाए शेयर होल्डर फंड तो पूरे बिजनेस का 9% है, मतलब पूरी लाइबिलिटी का 9%। ऐसे ही शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कितनी होगी, 200 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 100। डिवाइड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही करना जितना टोटल आया। हाँ यार, हर चीज इसी का ही परसेंटेज होएगी ना, तो इसलिए तो मैंने इसको बोला, इसको कॉमन बोल दिया जाता है। तो कॉमन हमने किसको लेना है, टोटल लाइबिलिटी को, एसेट साइड टोटल एसेट को। सर बात तो एक ही है,
लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल तो बराबर ही होगा ना, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100। तो 100 का डबल कर दो, सोच के देखो, ये 100 थी, ये 200 है, डबल है ना, तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा 18.18%। तीसरा करना नॉन करंट लाइबिलिटी का, 350 डिवाइडेड बाय 1100 गुना 100। 0 से 0 ये कट गई, इधर आ जाएगा 11 3 33, नहीं यार 11 3 पे कट रहा है यार रजत, 2 0 31 आएगा, 31 आएगा, 32 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 20 बन रहा था, वो 22 बनता, तो ये मेरे पास बन जाएगा 31.7%। और अगला यहाँ पे तो 100 का 100 लिख लेना है। अब इधर देख लो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने 100 देखो कहां पे लिखा है, 100%, ऑब्वियस है 1100 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100, वो तो 100% ही होगा ना। फिर जो बचेगा ना 100 में से या तो ये तीनों माइनस कर दो, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस ही बात है ना। इन सभी का टोटल जो है परसेंटेज का टोटल 100 ही होना चाहिए, तो 100 मैंने इधर लिख दिया, तो 100 में से ये तीनों माइनस कर दो। नहीं करना तो अपना वही का वही चला लो, 450 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100। लेकिन इस हिसाब से करना है जो पॉइंट के बाद वाली फिगर्स है ना, वो राउंड फिगर बन के 100% बन जाए। तो समझ लो यहाँ पे आएगा 31 और 18 हो गए, 31 18 49, 49 और 9 58, ये 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 42 समथिंग। तो इन सब का टोटल जो है 100 होना चाहिए। अब जल्दी से देख लो, अब इसका जल्दी से मीनिंग सीख लो, वैसे बता दिया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि शेयर होल्डर फंड टोटल तो 100 करोड़ है, लेकिन वो पूरी लाइबिलिटी के हिसाब से 9% है, मतलब कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी है ना उसमें से 9% तो शेयर होल्डर फंड की लाइबिलिटी है। कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी है उसका करंट लाइबिलिटी 41% है, मतलब खाली खाली करंट लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी का 41% है। नॉन करंट लाइबिलिटी कितने परसेंट है, 31% है, ये बोलते हैं। इसको मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे आप लोगों का समझ लो 10th का रिजल्ट आया या +2 का रिजल्ट आएगा, अकाउंट्स के मार्क्स आए फॉर एग्जांपल 40 में से आए हमारे 35, इको में आए हमारे, ठीक है, इको में आपके नंबर आए जी समझ लो 39 आए, और समझ लो कहीं पे 50 आए, तो आपने घर वालों को नंबर बोले कि मेरे 35 नंबर है। अब घर वालों को तो यही लगता है पेपर तो 100 नंबर का होता है, घर वालों ने कहा यार बस 35 नंबर, ओ भाई सुन तो लो कितने में से, 40 में से, अच्छा 40 में से, तो 35 में से मतलब 40 में से अगर मैं 35 की परसेंटेज निकालू ना, कुछ कितनी आएगी, 80% समथिंग आ जाएगी, 85 या कुछ भी है। तो आपके घर वालों को मार्क्स से मतलब नहीं है कि कितने मार्क्स है 35, वो तो सोचेंगे यार 100 में से बस 35 नंबर। लेकिन अगर आप उनको ये कहोगे ना 85% है, फिर कहेंगे हाँ हर बंदे को ना, हमारा मतलब अब ना सोसाइटी में रहते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है जहां पे हमें मार्क्स या रुपीज से जल्दी जल्दी चीजें समझ नहीं आती, हमारी परसेंटेज क्लिक करती है। घर वालों को कहोगे ना मेरे 90% मार्क्स आए हैं, ठीक है, अब आप लोग ना बीकॉम में आए, किसी और कोर्स में आए, ठीक है, आप लोगों के मार्क्स आए जी टोटल 570 नंबर। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे 570 नंबर हैं, पेरेंट्स खुश हो गए, कहते यार क्या बात है। घर वालों ने फोन करने शुरू कर दिए अपने रिश्तेदारों को, ओ मेरी बिटिया के 570 नंबर आए हैं, ढोल वाले मंगाओ, ठीक है, बैंड बाजे वाले मंगाओ, लड्डू बांटो, माहौल की जश्न की तैयारी करो। आपके पापा ने फिर सोचा यार एक बार पूछ लेते हैं, फोन हो गए, सबको बुलावा दे दिया, ढोल वाला मंगवा लिया, मिठाई लड्डू सब कुछ मंगवा लिए, आपके पापा ने आपसे पूछ ही लिया कि 570 नंबर कितने में से हैं। बेचारे आप लोगों ने बोला आउट ऑफ 2000। अब निकालो परसेंटेज कितनी बनेगी, निकालना 570 का 2000, अगर हाफ तो यार 1000 होती है, तो ये तो बस 25% कुछ, मतलब अगर आपका देखा तो आपके नंबर आए हैं 25 या 26%। मंगवा लो ढोल वाले, मंगवा लो मिठाइयां लड्डू, तो मतलब 570 आपके मार्क्स आए हैं, मैटर नहीं करता कितने में से आए हैं, वो मैटर करता है, परसेंटेज मैटर करती है। इसलिए हमारे ना ह्यूमन माइंड हमारा अब ऐसा डेवलप हो चुका है हमारी एजुकेशन की वजह से कि कोई अगर हमें परसेंटेज में बात करे ना, हमें बड़ी जल्दी क्लिक कर जाती है, चाहे वो 2000 में से हो नंबर, चाहे वो 40 में से हो, चाहे 80 में से हो। परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके ही निकालते हैं ना, तो परसेंटेज हमेशा कॉमन होती है। इसलिए इस चैप्टर में इन्होंने परसेंटेज को यूज किया, कहते हैं रुपीज या फिगर्स जितनी भी हो
रुपीज या फिगर चाहे करोड़ों में हो, कशिश इधर सुनो, रुपीज या फिगर चाहे करोड़ों में हो, लाखों में हो, चाहे पैसों में हो, हमें मैटर नहीं करता। आपके मार्क्स चाहे 40 में से हो, चाहे 100 में से हो, चाहे 2000 में से हो, मैटर नहीं करते। मैटर करती है कि हाउ मच परसेंटेज यू हैव अवेल्ड, कि कोई भी आइटम टोटल में से कितने परसेंटेज अवेल करता है। अब यहाँ पे समझ लो 6 बच्चे हैं, मेरे को किसी को परसेंटेज देनी है कि कोई बच्चा कितना अच्छा है। मैंने महक को बोला महक 20% अच्छी है, कशिश को बोला कशिश की परफॉर्मेंस 22% अच्छी है, रजत की बोली मैंने सिर्फ 9%। तो मेरे को ओवरऑल करनी है ना, तो इसका मतलब है मैंने ओवरऑल क्या पैरामीटर माना 100%, उसमें से हर बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक परसेंटेज दे दी। ऐसे ही यहां पे होता है बैलेंस शीट में। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स आती हैं वो ओवरऑल कितने रुपीज हैं ये नहीं मैटर करता, वो टोटल एसेट्स का या टोटल लाइबिलिटी का कितने परसेंट है वो मैटर करती है। मैंने अपने कैश में दिखाया हुआ है, सोच के देखो। कैश इन हैंड पता है कहां पे आता है? कैश इन हैंड बैलेंस शीट में कोई मेजर हेड करंट हैंड, ये आती है करंट एसेट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो मतलब आप लोगों को किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे आता था। करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे देखो मेरे को डी ऑप्शन लिखना थोड़ी अलाउड है। टीचर आपसे वाइवा वाला पूछेगा बता भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट का मेजर, ओ डी ऑप्शन है, नहीं चलेगा ना, मेरे को तो बताना पड़ेगा साफ सुथरे शब्दों में। तो कैश इन हैंड देखो जी, अब मैंने कितना लिखा ध्यान से देखना। कैश इन हैंड मैं लिख रहा हूं, देखते हैं किसी को जीरो ही पढ़नी आती है कि नहीं पढ़नी आती, आज पता चल जाएगा। एक आंसर आ रहा है कि ये 75 करोड़ है, देखना जी। कॉमर्स वाले बोलते हो ना अपने आप को, आज देख लेते हैं। 7 करोड़ 50 लाख। आप अपने आप को कॉमर्स वाले बोलते हो तो आज आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए अगर आप लोग ये नहीं बता पाओगे। यहां लोगों के इरादे बदलते हुए कशिश और महक सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का लुत्फ उठाते हुए। ठीक है, ये 75 करोड़ है। मुझे बताओ ये अच्छी फिगर है या अच्छी फिगर नहीं है? राहुल कह रहा बढ़िया है, दी बहुत अच्छी फिगर है। डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? क्या मैं कैश इन हैंड पूछ रहा हूँ, उसमें आप लाइबिलिटी पे कहां पे पहुंच गए? दुकान में मेरे पास 75 करोड़ है, ठीक है। अब मैं 75 करोड़ का देखो, राहुल कह रहा है कि 4 पुश्तें खा लेंगी। 75 करोड़ तो 1 मिनट लगता है। शार्क टैंक इंडिया देखो देखो 75 करोड़ तो ऐसे खत्म हो जाएगा। नहीं, जिसके बाद 75 करोड़ आएंगे पता नहीं चलता कैसे। चलो मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देता हूँ, जो कह रहे हैं अच्छी चीज है। रिलायंस कंपनी कह रही है कि हमारे पास कैश 75 करोड़ है, अब बताना। इनके लिए ये चिल्लर भी नहीं है, इनका जो चिल्लर है वो भी 100 करोड़ों से ऊपर होता है रिलायंस कंपनी के लिए। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको दोबारा से कि रुपीज मैटर नहीं करते, मैटर करती है कि उनका परसेंटेज कितना है। अब अगर मैं यहां पे कहूं कंपनी की टोटल एसेट्स का, करंट एसेट नॉन करंट, ये 75 करोड़ आपने बोला है, मैं कंपनी की अब टोटल एसेट्स बोल रहा हूं 5000 करोड़। 5000 करोड़ कंपनी की टोटल एसेट्स हैं, उसमें से कैश सिर्फ 75 करोड़। कहने समझने के लिए आप ये समझ सकते हो 5000 रुपए में से आपकी जेब में 5000 रुपए हैं, उसमें से 75 रुपए की बात हो रही है। क्या वो रेलिवेंट है? बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि मार्केट में, प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे आप छोटी सी दुकान पे जाओ, चाहे आप अपना पैसा कमाओ, खर्चा करो, कुछ भी करो, आपके पेरेंट्स ये चीज को ज्यादा समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व है। रुपीज मैटर नहीं करेंगे, फिगर्स मैटर नहीं करेंगी, मैटर करेगी उसकी परसेंटेज, कि वो टोटल में बताऊं ना, टोटल में कितना परसेंट है। अब मैं आपको एक बात करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं आपकी अपनी पूरी ट्यूशन से 30,000 रुपए कमाता हूं, यार बहुत बढ़िया है। मेरे दिल्ली वाले टीचर हैं, वो पूरे साल में 100 करोड़ कमाते हैं, सीए को पढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा स्कोप कम हो गया, 5-6 साल पहले तक वो 80 करोड़ 90 करोड़ कमाते थे। मैं उनको बोलूं मैं 30,000 कमाता हूं, कुछ है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंट कमा रहे हो आप। तो जैसे अगर ये 75 करोड़ है आउट ऑफ 75,000 करोड़, तो वो कितने परसेंट है आपको ये निकालना है। कॉमन किसको मानना है आपने? कितना? हाँ, मतलब 1% है, देख लो 1.5%, हद ही होगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में आपके पास यही होता है
कि टोटल एसेट्स को या टोटल लाइबिलिटी को कॉमन मान के बाकी जो आइटम है, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, उन सब की परसेंटेज बतानी है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। पहले 2011 का रुपीज और परसेंटेज लिख देंगे, फिर 2012 का रुपीज और परसेंटेज, फिर 2012 में देख याद रख लेना 2012 का समझ लो पूरा टोटल आया है 1300 रुपये, जिसमें से ये आया 600। तो जब 2012 का निकालोगे तो 600 डिवाइडेड बाय 1300 करना, उसको 1100 से मत डिवाइड कर देना। 2011 वाले में उससे मल्टी डिवाइड करोगे उसकी फिगर से, 2012 वाले में उसकी फिगर से डिवाइड करोगे। इतना सही है ये चैप्टर, ठीक है। पहले फर्स्ट पेज पे आओ, थ्योरी पढ़ के देखें क्या दिया हुआ है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दोज, देखना मिल गया। चैप्टर नंबर 4 होगा आई थिंक। चैप्टर नंबर 4 होगा, जल्दी से निकालो। मिला आप लोगों को? कॉमन साइज क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स, इंडिविजुअल फिगर्स के ऊपर लिखो कैश, शेयर कैपिटल, ठीक है, कैश हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, डेटर्स, ये 3 लिख लो। होती तो देखो बहुत सारी हैं, कैश, शेयर कैपिटल, डेटर्स, मतलब 2 मैंने एसेट्स लिख दिए, 1 लाइबिलिटी लिख दिया है। इन तीनों में से देखना लाइबिलिटी साइड पे कौन सा आता है, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी वाला, बाकी दोनों एसेट्स वाले। तो कह रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स, इंडिविजुअल फिगर जो भी पूरी बैलेंस शीट में या P&L अकाउंट में आते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, करो जी इसको सर्कल, आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। सर ये तो अभी आपने बता दिया हमारे लिए, अब कोई नई बात नहीं रही, ठीक है। टू सम कॉमन बेस, कॉमन बेस हमने किसको माना था? लाइबिलिटी में टोटल लाइबिलिटी को माना था, एसेट साइड पे टोटल एसेट्स को। कॉमन किसको माना था? डिवाइड किससे कर रहे थे? टोटल एसेट से या टोटल लाइबिलिटी से कर रहे थे? सर अगर P&L अकाउंट होगा तो किसको कॉमन मानेंगे? सोचना। अब ये आज बैलेंस शीट कर रहे हैं, कल P&L की भी तो बारी आएगी। देखो P&L अकाउंट में क्या आता है? RFO, फिर अदर इनकम, RFO अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू आ जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज, चेंजेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर, फिर आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें भी तो देखो कितनी सारी फिगर आ गई, 12-13 तो आई गई। उन 12-13 की सबकी परसेंटेज निकालेंगे, उसमें कॉमन साइज किसको लूंगा मैं? कॉमन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को गलत आंसर है वैसे, टोटल एक्सपेंस को भी नहीं लेंगे, टोटल इनकम को क्या लेना, क्या P&L अकाउंट में कॉमन किसको लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? जैसे यहाँ पे आप टोटल लाइबिलिटी से डिवाइड कर रहे थे ना हर आइटम को, P&L अकाउंट में किससे करना चाहिए? पैट को तो रजत ने बताया वो गलत है, गलत। P&L अकाउंट नहीं करेंगे एक ही सही, यहाँ पे भी तो एक ही ले रहे हैं ना, टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट, होता तो यार बराबर है ना, एक ही फिगर होती है ना। तो P&L अकाउंट में भी कोई एक ही फिगर लेंगे, वहां पे हम लिखते हैं RFO, सेल, मतलब कोई भी आइटम आपके सेल का कितने परसेंट है, मतलब मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा है तो वो सेल के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। हम हर चीज को सेल से मापते हैं कि मेरी सेल के अकॉर्डिंग ये खर्चा 10% है। एम्प्लॉय बेनिफिट मेरा 25% है, यार मेरे को खर्चा घटाना है, ये चीज होती है। आगे पढ़ो, परसेंटेज ऑफ, पढ़ना अगली सेकंड लाइन, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शोन इन रिलेशन टू रिस्पेक्टिव टोटल, मतलब हर आइटम की आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज। आगे, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल, इसको लिखो जी E, हाथ बना दो डबल, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज के ऊपर, अब देख लो कहां पे लिख रहा हूं मैं, कॉमन साइज के ऊपर, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। अभी जब ये चैप्टर बुक कॉपी पे लिखोगे ना तो कॉपी पे भी लिख देना, कॉमन साइज का मतलब वर्टिकल, कंपैरेटिव का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे? ऐसे ऐसे वाली लाइन जाती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब ऐसे लंबी लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने लंबा ही लिखा ना परसेंटेज। चलो जी आगे, सिंस ईच अकाउंटिंग वेरिएबल इज एनालाइज्ड वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधे अपने लाइनों में आती जा रही है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज P&L अकाउंट, तो मतलब कॉमन साइज में बैलेंस शीट का भी करेंगे, P&L अकाउंट का भी। कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी, एक तो फिगर्स ले लेंगे, फिगर्स मतलब रुपीज, P&L के फिगर और बैलेंस शीट के फिगर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आगे, परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, पढ़ियो राहुल आगे, नॉर्मली
the figure of revenue from operation is taken as a basis for the statement of P&L item. बस यहां तक दोबारा पढ़ो, अभी राहुल ने सिर्फ रीड किया, समझ नहीं आया, दिमाग नहीं चला, पढ़ना ये वाली दूसरी लाइन नॉर्मली से लेके। रजत को समझ आ गया है, गुड रजत। हाँ कुछ लिखा हुआ है, अभी आपको समझा बैठा हूँ, समझाने के बाद पढ़ा रहा हूँ। हाँ बोल रहे हैं कि आरएफओ की फिगर, आरएफओ किसको बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स को, सेल ऑफ सर्विस को। उसको अपन कॉमन मान लेंगे कहाँ पे? P&L अकाउंट में। अगली लाइन पढ़ना एंड के बाद, एंड टोटल ऑफ एसेट्स या फिर इक्विटी लायबिलिटी टेकन इन द बैलेंस शीट। चीज समझ में आ गई? ये पर्पस अपने आप पढ़ने हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब जल्दी से चैप्टर निकालो, मतलब कॉपी पे। पिछले चैप्टर के लिए कम से कम 10-12 पेजेस हों, क्योंकि प्रैक्टिस हुई नहीं है। डेली होमवर्क दूंगा और आपको पता है एक पेज में एक ही क्वेश्चन होता है उसका। चलो जी, चैप्टर का नेम लिखो कॉमन साइज स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 4। इसको मैं पार्ट 3 बुक बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में। पार्ट 1 बुक आपको पता है पार्टनरशिप वाली, पार्ट 2 शेयर कैपिटल वाली, पार्ट 3 बुक हो गई आपकी पार्ट 3 बुक। चैप्टर नेम 4th कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसका क्या नाम पढ़ा था अभी हमने? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? इसका नाम हमने पढ़ा था वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या बनेगा? कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या क्या बनेगा? जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ। एक बैलेंस शीट भी बनेगी, दूसरा P&L अकाउंट भी बनेगा, जैसे कंपैरेटिव वाले में था वैसे का वैसे, ठीक है। अच्छा जी, और क्या बोलने वाला था यार मैं, हाँ इसमें हमने कॉमन किसको लेना है? कॉमन बेस किसको लेना है यहाँ पे बैलेंस शीट में? टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, एंड नहीं और, बहुत फर्क होता है इस शब्द में। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी को मान लो, या फिर टोटल एसेट्स को। बैलेंस शीट में तो इसी को ही टोटल करते हैं, क्योंकि इन दोनों का टोटल आपस में बराबर होता है। और P&L अकाउंट में कॉमन किसको मानना है हमने? कॉमन बेस किसको मान लेना है जी? RFO को। मतलब कोई भी फिगर होगी डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, कोई भी फिगर होगी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मेट, हाँ RFO को। फॉर्मेट कॉमन साइज बैलेंस शीट, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं। कॉमन साइज बैलेंस शीट, ईयर मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूं 2021-22, 2022-23। अभी रुक जाओ, फॉर्मेट देख लेना मैं कैसे बना रहा हूं। ये ऐसे रुपीस परसेंटेज, रुपीस परसेंटेज। पहले दोनों की एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखी है, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी चल सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में देखोगे ना, अगर आगे किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे भी किया हुआ है। देखो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसे फॉर्मेट बनाया हो, करते चले जाओ आगे। है जो हमने स्क्रीन पे बनाया है इस अकॉर्डिंग किया हुआ है बुक ने, तो बस हम ये करके चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमने सीखने हैं। ठीक है जी, एक फॉर्मेट आपका ये बन सकता है, दूसरा फॉर्मेट भी बना रहा हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट का ही बुक में। दोनों तरीकों से किया हुआ है, तो हम भी दोनों तरीकों से सीख लेंगे। दो फॉर्मेट्स हैं, मतलब बुक में कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट से कर देते हैं, कोई दूसरे फॉर्मेट से, वो मैं अभी बनाऊंगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो,
ये ड्रा ये अच्छा ग्रुप से वसुंधरा चलो आगे वसुंधरा इधर इधर राहुल इधर आगे सेकंड ऑल्टरनेटिव। चलो जी आगे सेकंड ऑल्टरनेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट का ही दोबारा से बुक में देख लेंगे, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे वो वाला फॉर्मेट बना लेंगे। बुक वालों ने वैसे दोनों फॉर्मेट फॉलो किए हुए हैं। नहीं नहीं, बस बैलेंस शीट पे फॉर्मेट थोड़ी इतना क्या टाइम वेस्ट करना। बुक वालों में दूसरा ये दिया हुआ है 2021 2022 दोनों पहले रुपीस डाले हुए हैं, फिर 2021। हाँ बस वहां पे चेंजेस नहीं है, सिर्फ परसेंटेज नहीं 4 साल नहीं हुए, पहले दोनों का रुपीस है फिर दोनों का परसेंटेज है। हाँ कुछ फर्क नहीं है, बुक वालों ने ज्यादातर इस फॉर्मेट से क्वेश्चन किए हुए हैं, ऐसे इस फॉर्मेट से भी किए हुए हैं। मैं जो ज्यादातर फॉलो करवाता हूँ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव करवाता हूँ। 2021 का रुपीस परसेंटेज, 2022 का रुपीस परसेंटेज। मार्क्स किसी में भी नहीं कटेंगे, दोनों अलाउड है सीबीएसई की तरफ से। 2021 का रुपीस परसेंटेज, 2022 का रुपीस परसेंटेज, ऐसे ही पहले दोनों के रुपीस लिख लिए बाद में परसेंटेज लिख दिए। डन। चलो जी अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ जी। देखना आप लोगों की बुक में यही है, ये वाली पुरानी बुक की वो है प्रिंटिंग है, देखना यही है आप लोगों की बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन 16 और 2 साल कौन कौन से दिए हुए हैं, 19 याद रखना। 18 पिछली तरफ दिया हुआ है, यहाँ पे 19 इस तरफ दिया हुआ है। ठीक है, बनाना क्या है, सबसे नीचे पढ़ो। अरे बनाना क्या है, नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक पेज छोड़ देना, मेरे को नोट्स इस चैप्टर में वैसे ज्यादा चाहिए नहीं, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स बाद में याद आ जाते हैं। ठीक है, क्या बनानी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कौन सी डेट की, एज एट 31/18 एंड 31/19। चलो जी बनाते हैं, पेज तो नहीं छोड़ने, एक पेज, सिर्फ एक पेज, और छोड़ दो जैसे भी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31/3/18 एंड 31/3/19। ठीक है, एक बार मेरे को बुक में देखने दो। बुक ने पहले वही बनाया 2018-19 परसेंटेज अलग। बुक वालों ने ना सेकंड ऑल्टरनेटिव के हिसाब से बनाया, तो हम भी सेकंड ऑल्टरनेट को फुलफिल कर रहे हैं। ये हो गई रुपीस, ये हो गई परसेंटेज। 31/3/18 31/3/19। सेकंड ऑल्टरनेटिव के हिसाब से महक क्या कर रहे हो, मतलब पहले रुपीस लिख रहे हैं दोनों के, फिर परसेंटेज लिख रहे हैं। सेकंड ऑल्टरनेटिव में ऐसे फॉर्मेट बनवाया था ना, वैसे दोनों फॉर्मेट्स अलाउड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले देखना क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहली आइटम देखना पहले फॉर्मेट बना कि नहीं बना। पहला इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, तो मेरे को सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है, तो पहले मेरे को साइड लिखनी पड़ेगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इसके अंदर मेरे पास पहला आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर राहुल क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, शेयर मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला आता है शेयर कैपिटल, शेयर फंड के अंदर पहला आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में अलग अलग दी हुई है, पहले आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर्मेट देख लो जी, समझ आ रहा है, क्योंकि शेयर कैपिटल अब डायरेक्ट नहीं दी हुई, इक्विटी अलग दी हुई है, प्रेफरेंस अलग। किसी को याद है वैसे इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क होता था? इक्विटी मालक होते हैं, ये ओनर, गलत है, इक्विटी जो है वो रियल ओनर है, प्रेफरेंस में ओनर को प्रॉफिट मिलता है।
जो आंसर मेरे को सुनना था वो अभी तक नहीं मिला। रजत आप बोलना, सिर्फ रजत। रियल ओनर्स नहीं प्रेफरेंस वो को नहीं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है जितना वो मर्जी ठीक है। होल्ड। चलो मैं बता देता हूँ बस। प्रेफरेंस वालों को अगर दुकान बंद होती है, कंपनी बंद होती है, तो पहले उनको पैसे मोड़ते हैं। और दूसरा, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट होते थे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। मैं कह रही है वो पता है लेकिन हमने बताया नहीं था। आपने पूछा कि फर्क क्या होता है, हाँ तो फिर वो तो बताया ही है, फिर सारे बोलने लग जाते हैं बीच में। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल बताना 2018 की, ध्यान से। 16 16 16। 16 लाख, 16 लाख। 16.00 हाँ 16.00। वही। अच्छा चलो फिर 16 16 लिख दो। अच्छा जी, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपके पास था प्रेफरेंस, उसके बाद था आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताना कितनी है? दो। दो दो। नेक्स्ट आइटम बोलो क्या दी हुई है क्वेश्चन में? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा ये शेयर कैपिटल है, तो ये सेकंड। आप मेरे ये पॉइंट देख लेना, मैं रो वन कैसे डाल रहा हूँ और नंबर कैसे, क्योंकि मेजर हेड और सब हेड को मैं अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। तो सेकंड मेरे पास बन जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसे जैसे मैं लाइनें लगा रहा हूँ, लाइनें भी लगाते चले जाना ताकि आइडेंटिटी बनी रहे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डायरेक्ट दिए हुए हैं, 4.40 और 4 और 5.5। ध्यान देखना। हाँ पहले 4 फिर 5.40। फिर 5.40। चीज समझ में आ रही है ना, क्योंकि बुक में पहले करंट ईयर दिया हुआ है फिर प्रीवियस ईयर। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी तो हो गया मेरा ये, यहाँ पे अब देख लो। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में नॉन करंट लाइबिलिटी सीधा दिया हुआ है क्या? कितना कितना? नहीं करंट लायबिलिटी है कि विच ओ नॉन करंट आप बोलो। 14 और 14.40। स्टेट नॉट पॉइंट होता थर्ड लिख दो, कोई बात नहीं। वो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ज्यादा क्वेश्चन में होता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। ये आप ईयर वाइज वैसे ही बोल रहे हो ना, पहला 4 दूसरा 7.20। सीधा ये करंट लाइबिलिटी का टोटल ही दिया हुआ था। बस अब मेरे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज। अब मेरे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज, या फिर टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी लिख सकते हो इसको। यस हाँ जी, हाँ जी पूछो। हाँ हाँ बोलो जल्दी। शेयर कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल के अंदर तो कोई भी नहीं होता था, शेयर होल्डर फंड में होता था शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, या फिर दूसरे आप पूछ रहे हो ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड के बाद इश्यूड, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। वो एफएस के चैप्टर में आएगा, यहाँ पे कहीं नहीं आएगा अब। चलो जी, ये मेरे पास हो गया। इनका टोटल निकालते हैं। 16 और 2 18, 22 22 और 18 40। इसका कितना बनता है? 16 2 18 5 23 23 और 14 37 37 4 37 44 45। ठीक है जी। नहीं नहीं, परसेंटेज बाद में करते हैं, पहले पूरी बैलेंस शीट बना लेते हैं। परसेंटेज आप लोग भी पेपर में सबसे लास्ट में निकालना, कम से कम स्टेप मार्किंग तो हम अवेल करें ना। परसेंटेज में इतना टाइम लग जाएगा, उससे बेटर है पहले अब एसेट साइड पे लिखो। एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहला आता है जी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स देखना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है क्या? 28 और 30.6। अच्छा सीधा ही दिया हुआ है। पहले 28 लिखने, फिर 30.60 लिखने। 28 और 30.60। फिर उसके बाद आती हैं करंट एसेट्स, वो भी डायरेक्ट दी हुई हैं। पक्का 12 होंगी, गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि देखो 40 आएगा तो यहाँ पे टोटल तो पहली बात है 40 आ ही जाएगा ना, तो बाकी इधर 12 बच जाएगा। इसका टोटल 45 बनना चाहिए, क्योंकि हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल बराबर होता है। तो बाकी ये बच जाएगा 14.40। देखना
बुक ने पहले 19 लिखा हुआ है फिर 18। नहीं वो सॉल्यूशन में तो सीधा ही लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में मैं तो क्वेश्चन की बात कर रही हूँ वैसे ही। क्वेश्चन नहीं वैसे गलत तो नहीं होएगा, लेकिन लिखते ऐसे हैं, प्रेजेंटेशन ऐसी है, तो आप अपनी थोड़ी हैबिट ऐसे ही बनाओ कि पहले 18 19। चलो अब मेरे को निकालनी है जी परसेंटेज हर आइटम की। हर आइटम के रुपीस पता चल गए, लेकिन मैंने आपको बोला रुपीस मैटर नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में। हर बंदा कहता है कि परसेंटेज में बात करो। पहले का कैसे निकलेगा? 16 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि पहले आप किसका कर रहे हैं 18 वाले का, तो डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। 16 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, पहले का 40% आ रहा है जी, तो देखो मैंने लिख दिया 40। परसेंटेज भी आप लिख सकते हो साथ में। अगला है 2। याद रखना एक बात सुन लो, देखो मैं जब ये चैप्टर करता होता था अपने जमाने में, मैं बहुत क्या कहते कंफ्यूज होता था। मैं यहाँ से तो पहला साल शुरू होता था, फिगर मैं ये वाली उठा लेता था, क्योंकि इसके साथ है ना, तो याद रखना फिगर ये वाली उठानी है 5। सेकंड वाले का 5% आएगा। राहुल कैसे नहीं आया? किसको किससे डिवाइड किया बता मेरे भाई? 2 बाई 40 इंटू 100। हाँ कर देख कितना आता है मेरे भाई? 5% आएगा ना। राहुल नॉर्मली सीख ले यार, इसको बस सोल्व कर, कैसे क्या आएगा? 2 का 2 1 2 2 4 2 5 10। उसकी बात ये मत बोल, अगर मैं पर डर देगी बोल। हां शीशे टूट जाएंगे कल। तू ना परसेंटेज तोड़ ले, शीशे बाद में तोड़ लियो। सिंपल सी बात है। 40 यार 40 का 10 नॉर्मल, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 40 का 10 दिव्या मैं बोल रहा हूँ ना, एक मिनट चुप हो जाओ। 40 का 10% होता है 4, तो 2 कितना होगा? आधा ही होएगा ना। 40 का 10% होता है 4, तो आधा कितना होएगा? 5%। 2 अगले का 10 35 4 8 12 10 20 30 35%। बहुत बढ़िया। आगे 10। ये देखो 100 बन रहा है क्या? 35 5 40 80। हाँ ठीक है, ये बन गया 100। तो ये भी तो 100 बनना चाहिए ना, ये तो हमेशा ही 100 बनना चाहिए। अब अगले का कैसे निकालेंगे? 2019 वाले का कैसे निकालेंगे? 16 डिवाइडेड बाई 2019 वाले का टोटल है 45, तो 16 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। देखना ये पॉइंट्स में आ रहा है क्या? 35.5%। 35.5। ठीक है जी। अगला 5 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, क्योंकि 5 जो है ये ले लिया हमने। नहीं 5 कहाँ से ले लिया भाई? 2। अगले इसकी परसेंटेज निकालेंगे ना। 2 हर किसी के आगे परसेंटेज लगाना जरूरी था ना, ऊपर एक ही बार अपने डाल दी। 2 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, तो 200 डिवाइडेड बाई 45 करना है। 45 दूना 90 90 90 180। 2 पॉइंट नहीं नहीं, ये तो 40 4 पॉइंट कुछ आएगा। 2 डिवाइडेड बाई 45 का परसेंट 4.44। 4.4 आ रहा है। ठीक है। अगले का 5.40 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। तो ये इसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा 35.6 और 4. हाँ कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, राउंड ऑफ लास्ट में देख लेंगे। 5.40 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। इसका आ रहा है 23/100. गलत आ रहा है। नहीं इसका 12. 5.4 डिवाइडेड बाई 45, पूरा का पूरा 12% आ रहा है ये। अगले वाले का 14.40 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। ये 32। अगला जो निकलता है वो 100 में से माइनस कर देना चाहिए सारा, सबसे सिंपल रहेगा। इनका टोटल करके 100 में से माइनस कर दो।
नहीं करना तो फिर हमें लास्ट में ना फिगर्स नहीं पता चलती। इसको बता इसको 5-6 मानने हैं अपने, अगर 35.6 लिया है इसमें। हाँ फिर आ जाएगा 16। 35.56, क्योंकि मेरे को बाकियों को भी 100 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि परसेंटेज का अपना टोटल तो 100 ही होता है ना। हो गया जी, ये हो गया। अब एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड में पहला है 18, सॉरी पहले साल का हो गया 28 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ये तो मेरे को पता है, ये 70% आएगा, क्योंकि 40 का 7 28 होता है। ये 70 हो गया, ये 30 हो गया, और ये तो 100 ही होता है आपस में। अगला निकलेगा 30.60 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। करना 30.60 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। फोर्टी क्यों आएगा 45 नहीं आएगा। चलो कोई तो जागा मेरा दोस्त। फाइव नहीं कर रहे इधर इधर स्क्रीन पे देखो ना मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे 45 आएगा। 45 का ये ना 60 पॉइंट कुछ आएगा, देखना 45 और 90 90 30 27 60 कुछ में आएगा। कर ले राहुल, अभी नहीं करेगा तो बाद में भी नहीं होएगा। सोच रहा हूँ यार, खर्च या ठंड रखो। नहीं रख सकते ठंड, 58 हो सकता है, बस आएगा 60 कुछ में, ये मेरे को पता है। 30.6 डिवाइडेड बाई 68 आ रहा है। ठीक है महक, आपका 68% पूरा पूरा आ गया। अगले की निकालनी नहीं, देखो दो ही फिगर्स हैं, टोटल 100 होता है, ये राउंड बस माइनस करके 32% आ गया। हाँ 32% आ गया। ठीक है जी, ये है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर दो कर दो। इसका पता नहीं क्या हो गया। अभी भी बॉडी स्वेट कर रही है इसमें। कोई बात नहीं यार, लगती है, मेरे को भी ठंड लग रही है। ठीक है, नहीं कोई सफोकेशन नहीं है। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ गए हम। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनानी है या कॉमन साइज बनानी है? कॉमन साइज बैलेंस शीट, जल्दी कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट ईयर्स बोलना। राहुल इधर ध्यान दे यार जल्दी। 31/3/20 एंड 31/3/21। ठीक है जी, अब मैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से बनाऊंगा यार, मैं नहीं तो कंफ्यूज होता हूं। अब ऐसे 31/3/20 यहाँ पे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रुपीज हो गया, ये परसेंटेज, ये रुपीज, ये परसेंटेज। करो जी, आप लोग बैठ गए हो। नहीं आज कुछ नहीं मिलेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर देखना, शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? शेयर कैपिटल है तो मेरे को लिखना पड़ेगा। नहीं 2,40,000 2020 की है, पहले ये देखो। 2021 है ना। कश 20 सॉरी ये 21, पहले 2,40,000 आएगा 20 में। पहले आएगा 2,40,000 और 2021 में कितने हैं? 3 लाख। याद रखना मैंने फॉर्मेट ऊपर चेंज कर दिया है। पहले मैंने क्या किया था, रुपीज रुपीज परसेंटेज परसेंटेज, अब मैंने पहले 31/20 का लिख दिया, फिर 31/21 का। एक काम करो, मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ 31/20 वाले बोलते चले जाओ, 21 वाले बाद में देखेंगे। शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है क्वेश्चन में, देखना कितने हैं। 31/20 के बोलना 70,000। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा उसके बाद सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ ढूंढो।
शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व सरप्लस नहीं है, हाँ एक तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, गुड, इन्वेस्टमेंट नहीं, बस यही है। तो इसके अंदर चौथा तीसरा पॉइंट होता था मेरा इसके अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 65,000 है, 65,000, 80,000, ठीक है जी। नॉन करंट लाइबिलिटी खत्म हो गया। उसके बाद मैं देखूंगा जी करंट लाइबिलिटी। राहुल यार तेरे को बैलेंस शीट अच्छे से आती है, तेरे को पता है। करंट लाइबिलिटी के अंदर पहला होता था ट्रेड, पहला होता था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है देखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहीं पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। और ट्रेड पेबल भी है। तो पहले ट्रेड पेबल लिखेंगे, 1,10,000 नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, 31/3/20 का बोलो पहले देख के, 1,10,000 ठीक है। समझ गए ना मेरे को केयरफुली क्यों रहना है, क्योंकि बुक में डेटा उल्टा उल्टा दिया होता है। और 1,00,000, प्लीज कोई बाकी भी साथ साथ वेरीफाई करते चले जाना। ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आप कह रहे थे शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15,000 और 40। देखना जी, ठीक है 15 पहले है 40 बाद में, ठीक है जी। आगे अदर करंट लाइबिलिटी है, देखो नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे को पता है ये डेटा बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं खुद जब करता हूँ मुझे कंफ्यूजन होती है, आप तो फिर भी पहली बार कर रहे हो। बस खत्म हो गया, लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाल लेंगे अब हम, TOTAL टोटल 240 और 70, 310, 310, 375, 485, 5,00,000 आ रहा है पूरा पूरा, देखना बाकी किसी का आ रहा है 5,00,000, ठीक है जी। उसके बाद एसेट साइड पे पहले मैं भर देता हूँ, फिर देखेंगे बाद की बात में। एसेट्स, एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट्स, देखना नॉन करंट एसेट डायरेक्टली दी हुई है क्या, सीधा डायरेक्ट दी हुई है। फिक्स एसेट्स पे वो नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है, करंट है, इन्वेंट्री है, कैश है, ये तो करंट में जाएंगी, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल करंट में, ओके। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर होती है फिक्स्ड एसेट्स, बोलना कितना कितना है, ऐसे लग रहा है मैं अकेला बैठा हूँ, कोई बोल दो यार। 2,30,000 अपने हिसाब से इधर पहले, और 2,90,000, और कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट, ये वो सेकंड आ जाएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर राहुल पहला हेड क्या होता था याद है, करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक है जी। करंट इन्वेस्टमेंट कितना, 8,000 एंड 10,000। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता था ट्रेड रिसीवेबल, है ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 एंड 1,90,000, ठीक है जी। इसके बाद आता था करंट एसेट्स, इन्होंने सारी याद करवा रहे हैं हमें। इसके बाद इन्वेंट्री बोलो कितनी है, 72,000 और 1,01,000। राहुल तू कहाँ से कर रहा है भाई क्वेश्चन, सॉल्यूशन में से तो नहीं देख रहा ना, कैश एंड अच्छा सॉल्यूशन में देखा तो आपको क्वेश्चन शेयर देता। अच्छा ठीक है भाई। 10,000 इसके बाद कौन सा हेड आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हो गए सारे। कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 9,000 और 10,000। अदर करंट एसेट्स है कोई, नहीं पहले 10,000 आएगा, पहले 10,000 आएगा, मैंने भी तो 10,000 नहीं तो 9,000, नहीं मैंने लिखा 10,000 9,000 ये बोला शायद गलती है। अब पता चल गया मेरा एक्सपीरियंस क्यों मैं ये वाली आइटम्स वेरीफाई करवाता हूँ, क्योंकि बुक में ये ना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ओए होए होए, मैं मुंह पे पानी मारूंगा ऐसा, नींद सारी खुल जाएगी। आज ये नहीं जो 2,30,000 और 8 कितने होते हैं, 2,30,000 और 8,000 है कशिश, 2,30,000 और 8 2,38 और 1,80,000, 2,38 3,38 4,18 4,90 5,00,000, ठीक है जी। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक चल रहा है, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर आ गई। हाँ हाँ ये लास्ट है, मतलब मेरी तरफ से लास्ट है, आपको तो करवाऊंगा रिकॉर्डिंग के बाद, क्या करूं यार।
सिलेबस पूरा नहीं होएगा तो भी गलत बात है, ज़्यादा बिठाओ तो भी गलत बात है, तो एक गलत बात तो फेस करना पड़ेगा ना। नहीं मेरे को इसे नहीं करनी थी, बस एक क्वेश्चन। चलो जी चलो अपन इसको निकालते हैं, पहले वाले का परसेंटेज निकालते हैं। आ जाओ 31/3/20 में लाइबिलिटीज में 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100। चलो कशिश हेल्प मी। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, ये आएगा 0 से 0 इधर कट गई, 3 0 से 3 0 इधर कट गई, 5 4 4 0 5 8। पहला 48%। देखना जी किसी और का आ रहा है पहला 48 है, फिर ठीक है। अगला आएगा 14%। ये तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा, मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ। 5 14 1 70 ठीक है। अगला आ जाएगा 13। नहीं 14 देखना आप, 5 लाख का 10% 50,000 होता है और 4% 20,000 होता है, तो 4 और 10 14 ठीक है। इधर हो गया 1,10,000, इधर आ जाएगा 22 ठीक है। और इधर आ जाएगा 3 48 और 14 62 75। लो जी तालियां मेरे लिए, देखो मैंने कर दिया इतनी जल्दी। हाँ गुड, देख लेना ठीक हुई है कि नहीं। ओके ऐसे ही है फिर, ਆਪਾਂ बस वो बड़े बड़े लोग हैं। चलो 5 लाख और 23, अब ये देखो कितना होता है 40, ये आ जाएगा 46। फिर आएगा 5 लाख का क्या, मैं अब आगे एसेट्स पे पहुंच गया हूं ना। नहीं नहीं मैं पहले सारी एसेट्स और लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं ना एक साल की। 8,000, 5 लाख का 10% होता है 50, 5 लाख का 1%। यार ये वाला मुश्किल है, इसमें मैं फंस गया। 5 लाख का 2% होता है, यार ये तो मैं फंस गया 8,000 वाले पे। बता 8,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, Into 100. लो जी 1.6 ठीक है। हाँ ये 1.6 है। 5 लाख 30 6, ये आ जाएगा 36। 5 लाख का 10% 50,000 14। कर क्या रहे हो? ये देखना 14.4 आएगा यार, बस मेरे को ये वाले में डाउट है। 14.4 ही आ रहा है। और ये 5 लाख का 2% होता है, ये 10,000। 14 15 16 16 और 2 18 18 36 54 54 ठीक है जी। चलो जी पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल अब आप अपने आप करोगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट खत्म हो गई है।